सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज अब जान सकेंगे वजीर आजम का एक और खिताब। महंगी पड़ गई जुबान दराजी, फवाद चौधरी की भी आ गई बारी। बजट पर फैसला कुन जंग की तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी। एहतसाब बजट और एनआरओ, हर किसी की अपनी अपनी जुस्तजू। लोधरा में अंधेर नगरी चौपट राज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज का दिन सियासत के लिए बड़ा अहम दिन है। आज हुकूमत ने कर्ज इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया तो आज ही बिलावल भुट्टो ने नवाब शाह में वामी राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। हुकूमत को गिराने के लिए, आसिफ अली जरदारी को बचाने के लिए। ये उससे इत्तेफाक है या फिर जवाबुल जवाब। आज बिलावल भुट्टो की जज्बाती तकरीर, तनकीद के तीर और शोला बयानी का हदफ सिर्फ एक जात थी, वज़ीर आज़म इमरान खान की जात। बिलावल ने इमरान खान को डराया भी, धमकाया भी और अपनी नजर से इन्हें मुस्तकबिल का मंजरनामा दिखाया भी। कहा बुज़दिल लोग औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। अगर पीटीआई के बाद नून लीग की हुकूमत आई तो याद रखो तुम्हारे घर में भी खवातीन हैं। फजलुर रहमान की हुकूमत आई तो आपको संसार किया जाएगा। बिलावल ने मशवरा ये दिया कि दुआ करो जरदारी की हुकूमत आए, क्योंकि जरदारी बदला नहीं लेता, लेकिन फिर खुद बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। बिलावल ने वज़ीर आज़म को मुखातिब करके कहा तुम 70 साल के बूढ़े, मैं 30 साल का जवान। तुमने बेनज़ीर भुट्टो की बेटी को रुलाया, मैं एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। बिलावल का ये सियासी हमला, ये जलसा, ये लहजा क्या इमरान खान को डरा देगा? इस बारे में बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। आज कौन क्या कहता रहा, आज क्या क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, पहले उन पर रिपोर्ट। तो ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, क्योंकि उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। सियासत में पक रही है रोज नई खिचड़ी। प्रोडक्शन ऑर्डर, मिसाके मईशत, बजट मंजूरी और अब टैक्स एमनेस्टी। हर रोज नया सियासी बयान उठाता है नया तूफान। एक दिन होती है सुलह की बातें, दूसरे दिन बढ़ जाता है जंग का इम्कान। कौमी असम्बली में आसिफ जरदारी के खिताब को एनआरओ की दरख्वास्त कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो हुकूमत पर तनकीद भी किए जा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत में ये फर्क है, उसने वर्दी पहनी नहीं थी, इसने पहनी नहीं। एनआरओ में लेना होता तो मैं यहाँ होता ही नहीं। मुखालफीन की इस तनकीद का जवाब देने के लिए हुकूमत ने फिरदौस आशिक अवान को मैदान में उतारा है, जो हर तनकीदी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही हैं। कल एक हमारे वीआईपी कैदी, उन्होंने जो दबे दबे अल्फाज में, मीठी मीठी जुबान में हुकूमत से एनआरओ मांगा। हुकूमत का मौक़िफ़ अपनी जगह। अपोजिशन का कहना है कि उनकी मुफाहमत की पेशकश का हुकूमत गलत मतलब निकाल रही है। हम कोई सुलह सफाई की या अमन की बात करें तो उसका मतलब जो है कुछ और लिया जाता है, और वो समझते हैं कि पता नहीं, इल्ज़ाम लगता है कि एनआरओ मांग रहे हैं। तो आप अपने मुखालफिन को चोर चोर कह के लोगों को बहकाने की कोशिश करेंगे तो ये चोरी का और करप्शन का चूरन कितने दिन और बिकेगा। आज़म चेयरमैन नए बनने की कोशिश ना करें, वो मुल्क चलाएं, मुल्क पर तवज्जो दें जो चल नहीं रहा उनसे। ख्वाजा साद रफीक का इशारा शायद हुकूमत के नहले वजीर की तरफ है, जिनकी जुबान दराजी ने एहतसाब पर सवालिया निशान लगा दिया है। चेयरमैन नैब ने फवाद चौधरी के इस बयान का नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के मिसाके मुआशत तय करने की मंजूरी दे दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मिसाके मुआशत मुकमुका नहीं? अगर मिसाके मुआशत ही करना है तो फिर कर्ज इंक्वायरी कमीशन की क्या जरूरत है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। देखिए अब सियासी हालात का ऊंट किस करवट बैठता है। आज के प्रोग्राम में एक ख़ास खबर हमारे पास है। बाबर डोगर साहब वो खबर आपको बताएंगे कि किस तरह लूटा जाता है इस मुल्क को, किस तरह सरकारी ज़मीनें बांटी जाती हैं
आप प्रोग्राम देखते रहें, आज के प्रोग्राम में बहुत ख़ास है ये मामला भी। लेकिन असद खरल साहब, सबसे पहले जो आज बिलावल ने जिस तरह धमकाया है, डराया है, आपको लगता है कि अब ये जो कमीशन बन गया है इसमें इमरान खान साहब कोई रियायत दे सकेंगे खुद चाहते हुए भी? यानी 11 रुकनी ये है, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तीर कमान से निकल गया, अब इमरान खान के बस में भी नहीं रहा कि कोई वो ये मिसाक मईशत के चक्कर में किसी को एनआरओ दे सकें? और बिलावल का ये पहला जलसा, आप क्या कहते हैं? एक तो नैब, FIA, दीगर जो इदारे ऑलरेडी, जरदारी साहब आपको पता है इस वक्त गिरफ़्तार हैं, नवाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हैं, और बहुत सारे जो बड़े बड़े अपोजिशन के लीडर हैं वो कोई पाबंद सलासिल हैं और कोई गिरफ़्तार होने वाले जी। अब ये जो कमीशन 12 रुकनी बनाया गया जिसकी सरबराही है डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब जी, और 11 और उसमें नुमाइंदे होंगे जिसमें ISI है, MI है, IB है, स्टेट बैंक है, SCCP है, FIA है, FBR है, और उसके बाद AGPR है। तो इस तरह के 11 लोग और नुमाइंदे उसमें होंगे। अब इस कमीशन का काम क्या है कि 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल में जो कर्जे लिए गए, अब उसमें जाहिर बात है अंदरूनी कर्जे भी हैं क्योंकि नोटिफिकेशन भी उसका आ गया, TOR 1-2 दिन के अंदर बन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ऑफिस और वजारत कानून इंसाफ उस हवाले से इस पर गुफ्तगू शुनीद हो रही है और ये मामला 1-2 दिन तक वो भी तय हो जाएंगे। उसके अंदर एक तो 6000 से जो 30,846 अरब अंदरूनी कर्ज़ों का जो हुजम हुआ, और इसी तरह 41 अरब से बढ़ के 94 अरब डॉलर जो है वो बैरूनी कर्जे हुए। इसके अंदर कौन सा कर्जा जो लिया उसको कहाँ पे खर्च किया गया, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर वो खर्च किया गया, किन किन सूबों को कितना कितना मिला जी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इस कमीशन का 6 माह के दौरान इसको दिया गई मुद्दत के 6 माह तक ये अपनी मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करेगा। बेसिकली ये जो कमीशन के अंदर जो चीज़ें सामने आएंगी, अगर इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई, अकाउंट्स रिकनसाइल नहीं हुए, खुर्द-बुर्द सामने आई, तो ये रेफरेंस भी फिर नैब ही बनाएगा और इसी में से रेफरेंस निकलेंगे जी। हर माह कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा और कमीशन की जो 6 माह में अगर वो काम ना कर सका तो उसकी एक्सटेंशन की भी इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा एक पंडोरा बॉक्स है। इस्माइल जो मुफ्ती इस्माइल साहब ने तो एक फौरी तौर पर वीडियो पैगाम भी जारी कर दिया और साथ उन्होंने एक फिगर्स भी दे दिया कि जनाब कोई मसला ही नहीं है, हम बता देंगे कि जनाब ये पैसा आया और इधर इधर हमने खर्च कर दिया। लेकिन इतना आसान मामला नहीं है। जब अकाउंट आप रिकनसाइल करेंगे, जो आप में डाटा जो मैच होगा तो उसमें बहुत सारी एम्बिग्युइटीज आएंगी, क्योंकि जिस तरह गोरख धंधा घुमाया हमने देखा 480 अरब की जब IBPs को आते ही साग डार साहब ने पेमेंट की थी तो उसके अंदर पेंशनर का पैसा, नेशनल सेविंग से पैसा निकाला गया, उसके बाद फिर यूनिवर्सल सर्विस फंड जो R&D का पैसा मोबाइल कंपनीज का वहाँ से निकाला गया। इस तरह के ऐसे फंड जो कि पेंशनर को या तनख्वाहों के या जो अकाउंट से नहीं निकाला जा सकता पैसा, ऐसा पैसा भी निकाल के तो वो उनको पेमेंट कर दी, जिसकी मिसाल 56 कंपनियां भी हैं। लेकिन इसी तरीके से ये जो गोरख धंधे हैं ना सारे, अब ये चीजें जब सामने आएंगी, ये खंगाल के सारी चीजें सामने लाएगा तो उसमें बहुत सारे रेफरेंस बनेंगे, बहुत सारे लोग इसकी रेडार में आएंगे और NRO अगर कहेंगे तो इस जब चीजें लाइमलाइट पे आ जाएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें इमरान खान साहब फिर पकड़े जाएंगे, कोई भी उसमें NRO देने की पोजीशन में होंगे। अच्छा, बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़े जा सकते हैं, पकड़ना बात की बात है, कम से कम एक्सपोज तो होंगे, उनका पता तो चलेगा। हर महीने ये रिपोर्ट आएगी और 6 माह बाद। लेकिन बाबर डोगर साहब, इसमें देखें जो कहा जा रहा है अभी TRO जो है, TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, TORs, वो वाज़ेह तौर पर बाद में सामने आएंगे कमीशन में जो जो लोग होंगे उनके नाम भी। मगर अभी ये खबरें आ रही हैं कि कमीशन ये भी देखेगा कि सरकारी फंड जाती इस्तेमाल में कहां कहां खुर्द-बुर्द हुई। तो ये मुझे बताएं बाबर डोगर साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है, 10 अरब रुपया कहा जाता है 10 सालों में शरीफ खानदान के प्रोटोकॉल पर खर्च हो गया और जरदारी खानदान पर भी पता नहीं कितने अरबों रुपया खर्च हो गया, उसका भी पता चलेगा या नहीं? उसामा साहब, बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। ये पता चलेगा कि ओरिजिनल लाइन जो है क्या वो कवानीन के मुताबिक बनी, क्या इसका बिडिंग प्रोसेस हुआ, क्या इसका PC1 बना, पैसे कहाँ से आए, किन किन डिपार्टमेंट से आए, मेट्रोज कैसे बनी, मेट्रो लाहौर कैसे बनी, मेट्रो मुल्तान कैसे बनी, मेट्रो रावलपिंडी कैसे बनी, इनका पैसा कहाँ से आया। यकीन जाने इन्होंने आज तक किसी मेट्रो का कोई बिडिंग प्रोसीजर दिखाया ही नहीं, उसका कोई PC1 बना ही नहीं। ऑरेंज लाइन जो बन रही थी तो महकमे उसको अपोज कर रहे थे, उनको हशप किया गया। PND की जो रिकमेंडेशन
थी उनको नहीं माना गया। जो बंदा मेट्रो की मुखालफत करता था, जो बंदा ऑरेंज लाइन की जिस ब्यूरोक्रेट ने मुखालफत की उसको वहां से चेंज कर दिया गया। रातों रात मंसूबे स्टार्ट किए गए। ऑरेंज लाइन, ये हकीकत है कि ऑरेंज लाइन के लिए जितना नुकसान पंजाब गवर्नमेंट के बजट को हुआ किसी और को नहीं हुआ। महकमों के पैसे इसमें डाले गए। उसके बाद पंजाब बैंक से लोन लिया गया, उस लोन की अभी तक लायबिलिटी रिटायर की जा रही है। ऑरेंज लाइन स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन जो पंजाब बैंक से लोन हुआ उसका सूद भी अदा किया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले जब एक प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसको पब्लिक प्रोजेक्ट जो होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। बिल्कुल पब्लिक में उसकी बिडिंग प्रोसेस क्या है बताया जाए पब्लिक को कि किस तरह स्टार्ट किया जा रहा है। शहबाज शरीफ के जितने प्रोजेक्ट थे उनको पब्लिक से छुपाया गया, तो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। सर, अदालतों को, हाई कोर्ट को नहीं बताया जाता था। और एक तरफ एग्जिम बैंक का कहानी सुनाई गई थी, 285 अरब से ज्यादा ऑरेंज ट्रेन का सामने चीजें आई, और फिर दूसरी तरफ ब्रिज फाइनेंसिंग करा के बैंक ऑफ पंजाब से पैसा ले लिया गया। 30 अरब रुपया तो बैंक ऑफ पंजाब से इसका लोन लिया गया। 30 अरब एक बैंक से, बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया गया। वो कौन सा जब जाती जेब से वापस करने देना। उसामा साहब, एग्जिम बैंक जो था उसकी जो फॉर्मेलिटीज थी उसकी वजह से उसका लोन लेट हो रहा था। आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब जल्दबाज हैं, कोई फॉर्मल मोडेलिटीज़ इन्होंने फॉलो नहीं की। इन्होंने हेल्थ का बजट, साउथ पंजाब का बजट, एजुकेशन का बजट, वो सारा इसमें डालकर स्टार्ट कर दिया। जब वो खत्म हुआ तो एग्जिम बैंक का अभी का लोन नहीं पहुंचा था, तो बैंक ऑफ पंजाब से लोन लेना शुरू कर दिया सूद पर। और अब सबसे पहले ये डिटरमिन करेगा कि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं क्या उनके लिए जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की गई। मैं बेट लगा के कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जितने भी पंजाब में बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उनमें किसी एक में भी बेचे जा रहे हैं ना खरल साहब, फेरू, ये तो अभी पावर प्लांट नॉर्मलीज हैं जो भाई फेरू, और ना अपोजिशन को बताया गया, ना कोर्ट्स को बताया गया, ना अवाम को बताया गया। अब खरबों रुपए का प्रोजेक्ट जो है आप देखें ना, भाई फेरू पावर प्लांट अब पहले लगाया गया, अब बेचा जा रहा है। हवेली बहादुर शाह प्लांट वो बेचा जा रहा है। कायदे आजम सोलर कहा था कि चाइना से इन्वेस्टमेंट आनी है और 100 मेगावाट बनना है, 4 मेगावाट बिजली बनी, और वहां पे भी जो बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया। नंदीपुर प्रोजेक्ट। लेकिन नहीं, एक मिनट, वो ये लोग कहेंगे, आप दोनों से मेरा सवाल है कि जनाब हमने कोई जाती इस्तेमाल के लिए थोड़ी किया। ये तो वही बात है ना, रायवंड वाली, आपको पता ना, सड़कों कहते हैं हमने कोई जाती, ये जो 38 करोड़ की जो जाती उमरा की, नहीं 38 करोड़ की जो जाती उमरा के अतराफ में जो दीवार खड़ी फसील की गई है, वो फसील जो है वो आवाम के लिए है। एक मिनट 38 करोड़ का हिसाब लिया जाएगा। इसी सवाल पे मुझे एक बात बताएं, आप 300 अरब रुपए का ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ये कहेंगे जी ये मैं अपनी जात के लिए बना रहा हूं, और भाई 300 अरब रुपए आपकी जात के लिए नहीं है, ये लोन लिया जा रहा है एग्जिम बैंक से और पंजाब के मुख्तलिफ बैंक से। ये अवाम का पैसा है। जब अवाम के पैसे से कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर उसकी बिडिंग ओपन होनी चाहिए, उसकी फॉर्मेलिटीज ओपन होनी चाहिए, उसका PC1 ओपन होना चाहिए। आप तो कोर्ट को नहीं बता रहे, आप तो इस तरह से छुपा के रखा हुआ है, किसी को बता ही नहीं रहे। इवन ऑरेंज लाइन का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, इवन देन आपने लोगों को नहीं बताया। आपके जितने पावर प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया। होना तो ये चाहिए कि वेबसाइट पे ओपन पड़े हो, जो मर्जी कंसल्ट कर ले, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो, इसका बिडिंग प्रोसीजर हो, किस तरह से इसकी बिडिंग की गई, किसको बिडिंग दी गई, कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है, कितना खर्चा इन्वॉल्व है, कितना लोन इन्वॉल्व है, कितनी पंजाब गवर्नमेंट की शेयरिंग है, हर चीज ओपन होनी चाहिए। खरल साहब ये बताएं कि ये क्या इस तरह से जितने भी इन्होंने ठेके दिए या प्रोजेक्ट लगाए, सड़कें हों, क्या उनमें भी यही काम किए हैं कि सरकारी पैसा लगा दो और उससे पहले जमीनें ले लो, चाहे ये रिंग रोड हो चाहे दीगर काम हो? कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरह पता लगता है एयरपोर्ट कहीं अनाउंस होता है तो उससे पहले हाउसिंग सोसाइटी के लिए जगह ले ली होती है। अभी मैं आपको इनका तरीका वारदात क्या था। तरीका वारदात ये था कि आपने जो सड़कों के जाल पीछे देखे हैं, आपने जो रिंग रोड देखा है, रिंग रोड कितनी दफा तब्दील हुआ, करते ये थे आर चीमा, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ साहब, इसरार चीमा जो चीफ इंजीनियर थे टीपा के, ये और फिर उसमें खोखर बरादरान और इनके जो फ्रंटमैन हैं, ये करते थे कि ये कच्चे नक्शे बनाते थे कि यहाँ से सड़क निकलेगी, यहाँ से ओवरहेड ब्रिज बनेगा, यहाँ पे अंडरपास बनेगा, यहाँ पे कमर्शियल ब्रॉडवेज बनेंगे, यहाँ पे ये जो चीजें हैं ये कच्चा नक्शा बनाते थे। उसके बाद अपने फ्रंटमैनों के जरिए ये औने पौने जमीनें खरीदते थे। जो जमीन अगर रास्ते में नहीं मिलती थी तो सड़क का रुख बदल जाता था।
सारी जब ज़मीनें गो एड दे देते थे कि जनाब हमने ज़मीनें खरीद ली हैं सस्ती, लोगों को तो नहीं पता था कि सड़कें बन रही, एकदम से नक्शा जो अनाउंस हो जाता था और रातों रात आप देखें वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाती थी, गैसिफिकेशन हो जाती थी, वहां पे चौड़ी सड़कें बन जाती थी, बड़ी मशहूर है और वहां पे अरबों रुपए इसी तरीके से 200-300 अरब इनके बने हैं, उसमें ज्यादा तरीका वारदात ये इस्तेमाल रिकॉर्ड इन्होंने जला दिया हुआ है उसका एलडी में तो आग लग जाती थी, वो तो यहाँ पर तो बेतहाशा रिकॉर्ड को आग, कोऑपरेटिव में आग लग गई, एलडीए में आग लग गई, ये तो सिंध में भी यही सिलसिला हुआ है, वहां भी आग लगती रही है, वहां भी बड़े ठेकेदार सामने आए जो पैसे भेजते हैं वो जरदारी ग्रुप के अकाउंट्स में आ जाते हैं, दीगर अकाउंट्स में चले जाते हैं, वहां भी अंधेर नगरी चौपट राज वहां पर भी यही होता रहा है। तो ये भी कमीशन ये देखेगा कि सरकारी इस्तेमाल का पैसा जो इस गरीब कौम का पैसा था वो किस तरह से बंदर बांट की गई, अपने ही ठेकेदार सामने लाके उन्हीं को देकर, मतलब सड़क बन जाती है लेकिन उनमें जो खांचे लगाए गए, जो पैसे बनाए गए, वो सब कुछ सामने आ सकेगा। ये 6 महीने का वक्त काफ़ी है इसके लिए, और हर महीने आपको लगता है बाबर डोगर साहब को रिपोर्ट सामने आ सकेगी ऐसी? उसामा साहब, कमीशन में जो लोग हैं, जो उसके TORs हैं, वो सारे मैंने पढ़े हैं, बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। 22 करोड़ आवाम ये जानना चाह रही है कि वो पैसा जो अरबों खरबों रुपया बाहर से लिया गया, जिस तरह कह रहे हैं कि 24,000 अरब रुपया लोन लिया गया, वो कहाँ पर लगा? क्योंकि किसी आवाम की हालत नहीं बदली, आवाम की हालात में कोई बेहतरी नहीं आई, गरीब के बच्चे को नौकरी नहीं मिली, गरीब बेचारे का बच्चा बेरोजगार रहा, गरीब को कोई छत नहीं मिली, तो ये पैसा गया कहाँ पर? अगर ये मेट्रोज पे लगा है तो मेट्रोज का ऑडिट होना चाहिए, अगर ये ऑरेंज लाइन पे लगा है तो ऑरेंज लाइन का ऑडिट होना चाहिए, अगर इससे पावर प्लांट्स लगाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ऑडिट होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितना पैसा आया, कितना लगा, बाकी पैसा कहाँ पर गया। तो मेरा ख्याल है कि इसकी अभी तक एक डिबेट है कि जी इसकी लीगल हैसियत क्या होगी, क्या इस, क्योंकि आप जब इस तरह की कमीशन जो हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसकी लीगल हैसियत पे बात हो रही है, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन होंगी कि आइंदा से ये फैसला किया जाएगा कि अगर इस तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाने हैं तो उनके लिए फिर जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये बता दूं कि शहबाज शरीफ, मुझे नहीं पता करप्शन का तो अलहदा बात है, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज पे वो कभी इन्होंने पूरी नहीं की। वो तो बताते थे कानून क्या चीज़ है, हमसे ना पूछो, वो तो हमजा शहबाज भी ये कहते थे कानून शानून हमें ना पढ़ाना, कानून तो उन्होंने वो मोम की नाक समझी हुई है, और आप प्रोजेक्ट को जब छुपा कर रखते हैं, जब उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई घपला तो कहीं ना कहीं मौजूद है। यही तो राना मशहूद, ये ख्वाजा बरादरान इसीलिए तो सामने आ रहे हैं कि किस तरह से सरकारी ठेके इनको मिलते रहे। आज डॉक्टर उस्मान पकड़े गए हैं ना, उसमें जो ये जो सर से अखरोट तोड़वा रहे थे, पंजाब यूथ फेस्टिवल का जो करवाया था 2 अरब रुपए का, उसमें जो स्पोर्ट्स के डीजी थे, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के डॉक्टर उस्मान अनवर, वो आज पकड़े गए हैं। और उस वक्त जो उसके इंचार्ज थे ओवरऑल, हालांकि वो मिनिस्टर नहीं थे राना मशहूद, लेकिन खुसूसी तौर पर हमजा शहबाज ने, उनकी पता नहीं कौन सी ऐसी अदा पसंद थी कि वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली थे, वो करोड़ों रुपए पंजाब गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वीडियो में भी आज बच जाते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट खुसूसी तौर पर नायत किया गया, इसीलिए तो उनका कमाल है ना, वीडियो में करोड़ों रुपया लेते हुए पकड़े भी जाएं तो वो छूट जाते हैं। खरल साहब मुझे ये बताएं, जरदारी साहब कह रहे हैं ना कोई NRO मुझे दे सकता है, इनकी तो कोई पोजीशन ही नहीं है, और फिर वो कह रहे हैं कि जनाब हम तहरीक इंसाफ के साथ बैठ ही नहीं सकते, नून लीग के साथ बैठ गए हैं। ये जो बातें हो रही हैं, फिर आज जिस तरह से बिलावल ने जो ललकारा है इमरान खान को कि बच जाओ वरना फजलुर रहमान साहब नहीं छोड़ेंगे, जरदारी साहब आ जाएँ, वो खुद कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ साहब आ गए वो नहीं छोड़ेंगे, फिर उन्होंने कहा जी बुज़दिल इस तरह काम करते हैं, तो ये तो कि औरतों पर जुल्म करना, मुझे तो याद आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पर यही काम करते रहे हैं। मियाँ शरीफ मरहूम जो है उनको कौन पकड़ के गाड़ी में फेंकता था, वो किसके दौर में ही होता था, और नून लीग का जब दौर था तो कौन बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो के खिलाफ केसेस बनाता था। ये क्या हो रहा है कि आज जनाब वो कह रहे हैं कि हमने नून लीग के साथ बैठना, जिनके साथ कहते हैं जन्नत में भी नहीं जाना, तो क्या ये तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठ जाएंगे अब ये कोई मिसाक़ मईशत के लिए? देखें, जरदारी साहब कल जब असम्बली में आए तो उन्होंने खुद ऑफ़र की, उन्होंने कहा जी पिछला हिसाब छोड़ें और हम हुकूमत के साथ बैठ के मईशत के हवाले से हम बैठना चाहते हैं जी। पहले शहबाज शरीफ साहब ने मिसाक़ मईशत का इशारा दिया और उसके बाद जरदारी साहब ने कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, और उस हवाले से डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं, मुआविन खसूसी हैं जो
इत्तलात और नशरियात की वज़ीर आज़म साहब की। जी। तो उन्होंने भी ये बयान दिया है कि जो VIP कैदी है कल तो वो NRO मांगते देखे गए, असम्बली में ऑब्जर्व किए गए। अब आज उन्होंने फिर यू टर्न अगर लिया है, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब से NRO कौन मांग रहा है, उनके साथ कौन बैठने के लिए तैयार है, वो तो NRO दे ही नहीं सकते। यही सिमिलर बयान जो है आपने मरियम साहिबा का भी सुना है, नवाज शरीफ साहब का भी, शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की जानब से इस तरह के बयान बारहा आते हैं। मामला ये है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कह रहे हैं कि वो नून लीग के साथ, और मरियम साहिबा जो कहती हैं सिंध में जाके जलसे करनी है, तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी अपनी, और जो ख़ास तौर पे देखें ना आज जरदारी साहब जो है उनसे जब सवाल किया गया चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से डिसाइड जो है बिलावल साहब जो है वो करेंगे। पहले सारे काम तो जरदारी साहब करते हैं और बिलावल साहब को स्क्रिप्ट दे दिया जाता है, लेकिन आप उल्टी गंगा बह रही है कि वो कहते हैं नहीं, वो इसका मतलब ये है कि हम ना ही समझे। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से ये जो शोशा छोड़ा गया था मेरा ख्याल है, क्योंकि मरियम साहिबा जो है इसके हवाले से भी सवाल कोई खातर खा उन्होंने जवाब भरपूर नहीं दिया, उन्होंने अज़म इसका इजहार नहीं किया कि हम तब्दील करेंगे। जरदारी साहब का भी ये जवाब जो आना, उसका मतलब ये है कि आपस में कही ये तो सेटिंग हो गई है। बजट के हवाले से जो रिजर्वेशंस थी, आज काफ लीग के जो लोग हैं उनकी मुलाकात भी हो गई, काफ जो MQM के लोग हैं उनके साथ भी नेगोशिएशन हो चुकी है। तो ये तो बजट के हवाले से तो मामला तो हो गए, लेकिन बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने काफ़ी उनके ऊपर बर्मी का इजहार किया है, काफ़ी उनकी शिकायत PM साहब को मिली हैं, और बुज़दार साहब ने इन फ्यूचर उन्होंने कहा जी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा, अच्छे बच्चों की तरह मैं काम करूंगा। अब ये डोगर साहब बताएंगे क्या वो अपनी आदतों से बात आ जाएंगे या इसी तरीके से काम चलता रहेगा, हो सकता है तो या इमरान खान साहब इग्नोर इस तरह मजीद करते रहेंगे। अच्छा ये बताएं, ये कहा जा रहा है कि सेनेट और कौमी असम्बली के तमाम सियासी जमातें जो हैं उनके अरकान शामिल होंगे, और ये कोई मिसाक़ मईशत कमेटी पर बात हुई है, असद कैसर साहब ने मुलाकात भी की है वज़ीर आज़म से, स्पीकर कौमी असम्बली हैं, इस तरफ कोई मामला जाएगा और उससे कोई ये अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान ये जो चपकलिश चल रही है ये कोई मध्यम हो जाएगी? बाबर डोगर साहब, उसामा साहब, जरदारी साहब जो बात कर रहे थे वो किसी और पराए में बात कर रहे थे, या शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे थे वो किसी और पराए में कर रहे थे, और गवर्नमेंट असल में उनको असल जगह पे लेके आई है। जिस तरह से आपको पता है कि एक कमेटी बनी है प्राइम मिनिस्टर के अंडर, एक इकनॉमिक कमेटी जिसके में आर्मी चीफ भी उसका हिस्सा है, तो और चारों सूबाई वज़ीर आला उसका हिस्सा हैं। तो जरदारी साहब का ख्याल था कि कोई इस तरह की कमेटी में इनको भी डाल दिया जाए और शहबाज शरीफ साहब को भी डाल दिया जाए, और वो कुछ अपनी कुर्बतें बढ़ाएं इस तरीके से। और सेकेंडली जरदारी साहब की जो डिमांड है, ये शहबाज शरीफ साहब की जो डिमांड है कि चार्टर ऑफ ये जो है इकोनॉमी, इसमें पिछला भूल जाएं और आगे चलें, तो सर इस पे तो खान साहब ने फर्म बता दिया है, क्योंकि आज उन्होंने 10 साल का ऑडिट शुरू कर दिया है, तो पिछला तो नहीं भूल सकता, पिछला तो साथ साथ चलेगा और ये चीजें साथ चलेंगी। नैब अपना काम करेगा, तो बिलावल की तकरीर में क्या होगा, उनके जलसों का क्या होगा? आज उन्होंने ललकारा है, उन्होंने तो सर क्या ललकारा है बिलावल ने? मुझे उसामा साहब बिलावल साहब ने कहा जी कि मेरे जो दादा थे वो सिंध के सबसे बड़े जागीरदार थे और कराची में बिजनेस भी करते थे, और 60 की दहाई में बहुत कम ऐसे लोग थे जो जागीरदार भी थे और बिजनेस भी करते थे। सच है। बिलावल साहब, आपके दादा अरबपति होंगे, आपके वालिद साहब भी अरबपति होंगे। मुझे एक बात बताएं कि क्या आप कौम को बता सकते हैं कि इतनी अमीर लोगों के आप औलाद हैं और आपका जो घर का खर्चा है वो फालूदे वाले के फेक अकाउंट से चल रहा है? आपका खर्चा किसी मरे हुए शख्स के अकाउंट, जो फेक अकाउंट है, उससे चल रहा है? कभी आपने अपने वालिद साहब से पूछा है कि जनाब ये जो स्विस अकाउंट्स है ये कहाँ से आए, ये जो सरे महल है ये कहाँ से आया, दुबई के महल कहाँ से आए, बाहर की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? कभी आपने सिंध के, मैं आज उनसे सुन रहा हूँ, सिंध के लोगों के लिए 1973 का आइन, सिंध के गरीब लोगों के लिए 18वीं तरमीम, सिंध के गरीब लोगों के लिए जनाब ये इस तरह की सारी चीजें हैं कि 18वीं तरमीम, 1973 का आइन प्रेसिडेंशियल, उनको इस चीज से डराया जा रहा है और आप खरबों रुपया आपके नाम पर है। सिंध के लोग भूख से मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ये कह रही है कि वहां पर डेवलपमेंट का पैसा नहीं लग रहा, और आप उनको कह रहे हैं कि जी तुम्हारे लिए जमहूरियत, तुम्हारे लिए 18वीं तरमीम, तुम्हारे लिए 1973 का आइन, और बिलावल साहब के लिए खरबों रुपया। ये वैलिड पॉइंट है खरल साहब, जो मुझे ब्रेक लेनी है कि वाकई कि अमीर तरीन खानदान है अगर सिंध का, तो सिंध के गरीब लोगों की गुर्बत क्यों नहीं खत्म होती? अगर कहीं इतना अमीर खानदान है, अरबों खरबों, जो एक लाड़काना में पता नहीं कितने अरबों रुपया लगा चुका है,
तो वो कहीं कोई बेहतरी क्यों नहीं नजर आती? किस तरह का है कि आप दावे से इतने गरीब लोगों के सामने खड़े होकर कहें कि मेरे दादा नाना अरबपति लोग थे, खरबपति लोग थे, तो उनके दिलों पर क्या गुजरी होगी कि तकरीर करते और उन बेचारों के लिए 18वीं तरमीम, कोई सड़क नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई अस्पताल नहीं। लाड़काना में आपने कहा अरबों खरबों के उन्होंने फंड लगाए और HIV जो पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं, कितने सौ लोग अब तक लाड़काना से, फिर लाड़काना के अंदर टूटी फूटी सड़कें हैं, वहाँ पे खंडरात हैं, स्कूल वहाँ पे उनका निज़ाम देख लें, हॉस्पिटल का वहाँ पे देख लें, दवाई लोगों को मिलती नहीं है, कराची के अंदर देख लें, एक खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी कल ही चीफ जो जस्टिस सीनियर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये करप्शन और जिस तरीके से डेवलपमेंट फंड खाया जाता है और ये जो फेक अकाउंट्स के अंदर सब्सिडी के नाम पे दुख होता है सुनते हुए, मिलों पे कब्जे किए गए, सबसे बुरा शहर बना दिया कराची को, दिए गए, जो फेक अकाउंट्स के नाम पर जो किकबैक कमीशन ली गई, जो डेवलपमेंट का फंड खाया गया, ये वही पैसा है जो बाहर से कर्जे लिए, पाकिस्तान से कर्जे लिए, अपने बैंकों को लूटा, सरकारी इदारों को लूटा और उसके जरिए जो अरबों रुपए आपने लूटे वो फेक अकाउंट्स में गए, उसके जरिए आपके घरों का खर्चा चलता है, दुबई में आपकी प्रॉपर्टी बनती है, लंदन में आपका खर्चा चलता है, इस्लामाबाद में आपका खर्चा चलता है। तो मैं समझता हूँ ये कौन से उमरा हैं, ये किस तरह के उमरा हैं? आप बिलावल हाउस में जाके देखिए, कितने अतराम में उन्होंने जाके लोगों जमीनों पे कब्जे किए, सरकारी जमीनों पे कब्जे किए, सर्विस हर शहर में बिलावल हाउस है जी, हर शहर में बिलावल हाउस है। कौन इन्वेस्टर थे, क्यों इन्वेस्टमेंट? सरकारी जमीन जो है 2036 अरब रुपए जिसकी नैब ने वैल्यू लगाई, वो कोड़ियों में दे दी मलक रियाज को। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने फिर हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है, अब उनको नोटिस भेजा जा रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। फवाद चौधरी साहब ने मुश्किल में डाल रखा है हुकूमत को। अब उनका एक बयान उन्होंने कह दिया कि नैब कोई एहतसाब नहीं कर रहा है, हम एहतसाब करें, हुकूमत कर रही है। नैब ने कहा कि हुकूमत ने तो अभी तक एक भी रेफरेंस नहीं भेजा नैब में। अब नैब की तरफ से कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। करल साहब क्या होगा? देखिए होना क्या है, एक प्रेस रिलीज जारी हुई, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी बात। मामला ये है कि उन्होंने कहा कि डीजी नैब मुसद्दका इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मंगवाएं पैमरा से जी, और उसके बाद वो कार्रवाई करें। अब नैब तो करप्शन के मामलात के ऊपर कोई नजायज़ असासाजात बनाने के ऊपर जो NAO के मुताबिक तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फवाद चौधरी साहब का ये जो बयान है, ये बार बार ये तनकीद इस प्रोग्राम के अंदर करते हैं कि जो काम नैब का है, जो काम FIA चले फिर भी वजारत दाखिला के अंदर आती है। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और यही अपोजिशन कहती है कि इमरान नैब गठजोड़, कभी नैब न्याजी गठजोड़ की बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब उसके ऊपर स्टैंप करने के लिए कोई ना कोई ऐसा बयान दाग देते हैं जिससे हुकूमत के लिए एम्बैरसमेंट क्रिएट करते हैं। वो असम्बली का महाज हो, वो कोई टॉक शो हो, वो शादी की तकरीब हो, कभी वो साफी को थप्पड़ मार देते हैं, कभी वो इदारों की क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़े करने शुरू कर देते हैं, कभी वो मतलब मैं समझता हूँ कि किसी असेंबली का फोरम हो तो एक अपने लिए खुदकाश बम्बार का मेरा ख्याल है अपनी पार्टी अंग्रेजी का एक मुहावरा है, देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस, कि ये जो पागलपन दिखाया जा रहा है ये ऐसे ही नहीं है, ये बाकायदा एक स्कीम के तहत है। आप देखिए कि अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये नैब नहीं, ये गवर्नमेंट उनके खिलाफ ये सारा कुछ कर रही है। इमरान खान खुद कह चुके कि अदारे इंडिपेंडेंट है, नैब उनके खिलाफ काम कर रहा है जी। फवाद चौधरी साहब ने एक सोची समझी स्कीम के तहत, सोची समझी साजिश के तहत नैब के इस सारे अमल को पर सवालिया निशान लगा दिया। यानी कि उन्होंने इस चीज का क्लेम कर दिया कि ये सारा कुछ एक साजिश के तहत गवर्नमेंट कर रही है और पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रही है। यानी जो काम कहती थी ये तो फिर इसका मतलब है जो एक कमीशन बनाया गया, डिप्टी चेयरमैन नैब उसकी सरबराही कर रहे हैं, तो ये तो फिर उसके खिलाफ भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये तो फिर हर किसी के खिलाफ होगी जब सारे नैब को इन्होंने माइनस कर दिया है। जब ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थे तो इन्होंने वहां पर इमरान खान ने एक खास रिलायबल आदमी को MD-PTV लगाया, इन्होंने उसको अपोज करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उस बंदे की अपॉइंटमेंट वापस लेनी पड़ी। इसके बाद इनको मिनिस्टर चेंज किया गया, उस बंदे को दोबारा जब राशिद खान साहब थे उनको जब दोबारा लगाया गया तो इन्होंने उसके बाद फिर उसके खिलाफ लेटर लिख दिया, इसके बावजूद कि उसकी अपॉइंटमेंट इमरान खान खुद कर रहे हैं। तो ये इमरान खान पे सवालिया निशान उठा रहे हैं। खान साहब ये बंदा आस्तीन का सांप है,
अगर इस आपकी ये कैबिनेट में रहा तो ये आपको और कैबिनेट को सबको ले जाएगा। अच्छा, ये बाकायदा एक साजिश के तहत सारा कुछ कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि डीजी जो नैब है, चेयरमैन नैब जो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि डिस्प्लेयर का नोटिस खत लिख सकते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर के जनाब ये आपका बंदा जो है ये आपके लिए भी बदनामी का बायस बन रहा है और हमारे लिए। अगली खबर जो है ना वो है कि फाइनल लड़ाई लड़ी जा रही है बजट के लिए, और साजिश की आपने बात की, फवाद चौधरी कर रहे हैं एक साजिश तैयार कर रही है हुकूमत के खिलाफ। अपोजिशन भी बड़ी शदीद तनकीद रोज़ाना होती है जब भी सेशन होता है और बात बजट की होती है, लेकिन तीर किसी और तरह चलाए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी आज तकरीर की, खुर्शीद शाह साहब भी जो हैं वो भी जो वो बोल सकते थे बोले हैं। मुझे बताएं असद खरल साहब के जरदारी साहब मशहूर हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब मशहूर हैं कि इलेक्शन लड़ा जाता है पैसे बनाने के लिए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आप इस पर मुझे मेरा साथ देंगे। जो निजी महफिलें होती हैं या कैमरे के पीछे ये बात कही जाती है कि बाकायदा इजाज़त दी जाती है MNA MPs जो भी सियासतदान को सीट मिलती है कि पैसा बनाओ ताकि फिर अगले इलेक्शन पे खर्च करना है, और इस पर कोई रोक टोक नहीं होती, इजाज़त दी जाती है, बताया जाता है, बल्कि फैसिलिटेट किया जाता है। बाबर डोगर साहब आपने तो खुद नहीं बताया, फैसिलिटेट किया जाता, बताया जाता है यहाँ से पैसा बनाओ, यहाँ से पैसा बनाओ। अब वो पैसा इस्तेमाल किया जाता है सेनेटर्स खरीदने के लिए या इन मौक़ों पर छांगा वांगा की सियासत। आपने मुझे जिस तरह बताया कि वहाँ पर किस तरह लोगों को रखा गया और फिर कि जी वो जब तक वोटिंग नहीं हो जाती वहाँ पर उनको जनाब दबा के रखो, पैसा भी दिया गया। ये नून लीग ने भी किया है, ये पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी साहब इस काम के लिए मशहूर हैं। तो इस दफ़ा ये जो कमेटी उन्होंने बना दी है कि बजट पास नहीं होने देना, लोग अपने साथ मिलाओ, आपको लगता है कामयाब हो जाएंगे पैसे के बलबूते पर? एक तो पैसे वाला मामला तो अब रहा नहीं, क्योंकि ना वो हुकूमत में है, वफाकी हुकूमत भी उनके पास नहीं है, पंजाब हुकूमत नून लीग का तो मामला पैसा तो है ना, तो पैसा जो अकाउंट उनके फेक अकाउंट्स के हवाले से मामला चल रहे हैं, अकाउंट उनके बंद हुए फिरे हैं, प्रॉपर्टी उनकी फ्रीज है बहुत सारी, तो पैसे वाला मामला, इन्वेस्टर उनके भागे हुए हैं। मरियम औरंगजेब साहबा ने दावा किया है कि जो इत्तेहादी हैं इवन के वो भी बजट के खिलाफ वोट करेंगे। जी को एक बंदा ये सामने ला दें, अख्तर मैंगल साहब का नाम बार बार लेते हैं, उसके अलावा कोई एक पार्टी का इत्तेहादी ला दें जो ये कहता हो कि जी मैं बिल्कुल अपनी पार्टी को वोट नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये दावे हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की जो असेंबली के अंदर जो टोन है जी वो काफ़ी उसमें आपको समझ आ रही होगी। कुछ लोग ज़रूर हैं कि एग्रेसिव, लेकिन जो मेरा ख्याल है लीडरशिप है पीपल्स पार्टी की भी और नून लीग की भी, उससे टोन से समझ आ रही है कि अब ये जो बजट है ना ये पास होता हुआ मुझे तो नजर आ रहा है। इसमें कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। मेरे इत्तेहादियों को भी हुकूमत ने काफ़ी हद तक अपना इसी मौजू पर आपसे सवाल होगा, लेकिन एक जुमला मुझे याद आ गया। आज बिलावल साहब ने बोला कि नैब गर्दी और हुकूमत साथ साथ नहीं चल सकते, तो ये उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। फवाद चौधरी भी कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं कि नैब तो कुछ कर नहीं रहा, वो भी नैब को बदनाम कर रहे हैं, और बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जी नैब गर्दी और हुकूमत साथ साथ नहीं चल सकती। उन्होंने नई टर्म दे दी है नैब गर्दी को। तो ये भी बिलावल साहब सर फवाद चौधरी साहब ने हुकूमत को टारगेट किया ना कि नैब हुकूमत के कहने पर सारा कुछ कर रही है, क्योंकि ये हम कर रहे हैं और नैब हमें फॉलो कर रही है। तो इस बारे में बताएं, ये पैसा चल सकता है बजट में, या शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि जनाब ये नंबर ही नहीं पूरे, ऑपोजिशन के लोग ही नहीं आएंगे, कम हो जाएंगे जब सर मेरा ख्याल है कि अपोजिशन तो खैर क्या पैसा लगाना, असल में ये सारा इशू जो था इत्तेहादियों का और गवर्नमेंट का आपस में था। चौधरी पीरलाई जो थे उनका इशू ये था कि मोहन सिलाई को मिनिस्टर बनाया जाए, और आज इमरान खान से उनकी मुलाकात भी हो गई, इस चीज़ को डिसाइड भी कर लिया कि मोहन सिलाई जो है उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा। उसके साथ साथ ये भी तो गैर मशरूत कह रहे हैं वही, उसके साथ साथ ये भी चल रहा था कि हम बिला मशरूत बगैर किसी शर्त के बजट पास करवाएंगे, और दूसरी तरफ मोहन सिलाई मिनिस्टर भी बन रहे हैं। तो अब पता नहीं ये शर्त फिर कौन सी होती है, अगर ये शर्त नहीं थी। उसके साथ साथ एमपीओ को भी एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी, और अख्तर मैंगल साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल अल्टीमेटली गवर्नमेंट को फिलहाल तो वोट डाल ही दें। सियासत में तो यही होता है, लेकिन बाबर डोगर साहब सियासत में तो होता है, लेकिन ये हमारे लोगों के साथ, इस मुल्क के साथ, एक तरफ कहते हैं कि ये मादरे वतन है, माँ है, इसी से हम खुराक खाते हैं, ये हमें पालती है, ये हमें ज़िंदा रहने के लिए हर चीज़ फराहम करती है, फ़ज़ा देती है, रिश्तेदार, रोज़गार, और फिर जब हम दुनिया से जाते हैं तो अपनी ही गोद में ये सुलाती है। इसी मिट्टी में हमने दफन होना है, क़यामत तक फिर वो इसी ने जगह देनी है, उसके बाद लोगों ने। लेकिन इस ज़मीन के साथ हम करते क्या हैं बाबर डोगर साहब? ये लोधरा में जो हुआ है, यानी ये पार्टी की कोई इसमें कोई ये तखसीस नहीं है कि कोई एक पार्टी दूसरी, यानी लूट खसूट हो,
अगर आपने पैसा बनाना है, इस मुल्क को लूटना है, तबाह करना है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। ये कहानी क्या है, ये जो कुछ हुआ लोधरा में? उसामा साहब, ये आई ओपनर है कि तब्दीली सरकार से पहले का पाकिस्तान और बाद का पाकिस्तान दोनों एक ही हैं। बस तब्दीली हमें खामखा का नाम लगाया गया है। हमारे लोधरा के बोल के न्यूज़ के जो कॉरेस्पोंडेंट हैं साकिब, उन्होंने इस पर बड़ा काम किया है, उनको भी मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा। होता ये है कि 2018 का इलेक्शन होता है, उसमें अली तरीन वर्सेस इकबाल शाह साहब। अली तरीन PTI से, इकबाल शाह PMLN से हैं। PMLN को इलेक्शन जितवाने के लिए वहाँ के उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर है राजा खुर्रम शहजाद, वो इस वक्त DG डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है पंजाब में। वो 17 लोगों को, जो वो 17 ताकतवर लोग जो PTI के साथ थे, उनको तोड़ने के लिए उन 17 लोगों को फी का 12.5 एकड़ का बयानामा उनको देते हैं। उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि ये 30 साल के लिए ये आपको 12.5 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। उनमें से बहुत सारी लैंड ऐसी थी जो ममनुआ इलाका ये होता है कि जब आप किसी को पट्टे पे ज़मीन देते हैं, बे पे ज़मीन देते हैं, तो वो म्यूनसिपल की हदूद के अंदर नहीं होनी चाहिए, शहरी हदूद के अंदर नहीं होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए। सही। लेकिन वो ज़मीन लोधरा शहर के अंदर भी अलॉट कर दी गई 12.5 एकड़ एक शख्स को, जिसकी मालियत 1 अरब रुपया थी। आधा मुरब्बा ज़मीन है जनाब, और वो 17 लोगों में बांट दी गई है। प्राइम लोकेशन नहीं, 200 एकड़ से ज्यादा 12.5 एकड़, हर बंदे को आधा मुरब्बा, हर बंदे को आधा मुरब्बा ज़मीन बांटी गई इलेक्शन जीतने के लिए। और उसके बाद जब इलेक्शन जीत लिया जाता है, गवर्नमेंट नून लीग की ख़त्म हो जाती है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो उनको एकदम ख्याल आ जाता है कि ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती की गई है। ये ज़मीन एक तो मनुआ इलाके में दी गई, और उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इसके बारे में बताया नहीं गया। उस पर वो इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं। जब वो इंक्वायरी स्टार्ट करते हैं तो मीनवाइल एक शख्स जिसको सरगोदा शहर के अंदर ज़मीन 12.5 एकड़ अलॉट हुई, जिसकी कीमत लोधरा शहर के अंदर अलॉट हुई, जिसकी मालियत 1 अरब से ज़्यादा थी, वो फौरी तौर पर उस ज़मीन को बेच देते हैं। एक मियाँ जहांगीर है। कैसे बेच तो सकते नहीं आप? जब आप किसी को पट्टे पे ज़मीन देते हैं या बयानामा के जरिए ज़मीन देते हैं, तो उस एग्रीमेंट में ये शामिल होता है कि वो ज़मीन 5 साल के अरसे के लिए ना किसी को फर्दर आगे दी जा सकती है, ना सबलेट नहीं की जा सकती, किराए पे नहीं दी जा सकती, और ना ही बेची जा सकती है, ना फर्दर लीज आउट की जा सकती है 5 साल के लिए। लेकिन वो 6 महीने के बाद जब गवर्नमेंट चेंज होती है, उनको लगता है कि ये इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है, तो मियाँ जहांगीर है, जहांगीर तरीन के बहुत ही करीबी साथी हैं, उनको वो ज़मीन बेच देते हैं। चलो, और वो साहब जो हैं उस ज़मीन पे हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। राव इम्तियाज साहब हैं, वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर हैं, जो जहांगीर तरीन ने लगवाए हैं, उनके खासुल खास हैं। अच्छा। उनके नोटिस में है सारा कुछ, लेकिन वो ऐसे शो कर रहे हैं कि मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं, और वो हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पर बन रही है। अंदाज़ा लगाएं कि एक बंदा राजा खुर्रम शहजाद, जो एक DMG ऑफिसर है, DG डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, वो वहाँ पर सरकारी ज़मीन इलेक्शन जितवाने के लिए नून लीग को, जो बार बार इमरान खान पे उंगलियाँ उठवा रहे हैं, वो वहाँ पर जो इकबाल शाह साहब थे, उनको MNA बनवाने के लिए उसने 211 एकड़ ज़मीन PTI के बंदे तोड़ने पे लगा दी, और उसकी वजह से वो इलेक्शन जीत गए। वो जीत गए, लेकिन अब इसमें कमाल है, लोगों ने उनको ये इलेक्शन जितवा दिया, और वो जमीन घूम के आके फिर जहांगीर तरीन साहब के करीबी आदमी के पास आ गई, और वहाँ पर इलीगली वो उस 1 अरब रुपए की सरकारी जमीन पर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं। और वो लोग, एक मिनट इसमें साहब, वो लोग जो इस जमीन को खरीद रहे हैं, जो इस हाउसिंग सोसाइटी को खरीदेंगे, ओरियन हाउसिंग है मेरे ख्याल, ओरियन हाउसिंग सोसाइटी, शाहिद इस्लाम मेडिकल कॉलेज है जनाब, ये मलिका है, पाकिस्तान पेट्रोलियम सर्विस। साहब मुझे ये चीज बताएं कि वो बेचारे जो इस सोसाइटी, इस यहाँ पर प्लॉट, ये सीधा सीधा नैब का केस है, चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का केस है, लेकिन साहब का अगर फ्रंटमैन आ जाए तो अब नैब को देखना चाहिए क्या नैब वहां पे भी जाएगा, और इस वजह से क्या बाकी जो 16 लोग हैं उनका भी मामला जो है दरपा जो है उसके ऊपर भी मट्टी डाल जाएगी। और दोनों डिप्टी कमिश्नर राजा खुर्रम शहजाद और राव इम्तियाज, इन दोनों को भी नैब को पकड़ना चाहिए, जिसने ये जमीनें बांटी, और वो जो इस पे एक्शन नहीं कर रहा, इन दोनों पे नैब को पकड़ना। अब अगली सुन लें जी, पंजाब की एक इंतहाई अहम शख्सियत, उनकी बेगम साहिबा इस्लामाबाद में 40 लाख रुपए की उन्होंने एक शॉपिंग की है, एक शॉपिंग मॉल से। अच्छा। इत्तेफाक से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रडार में आ गया है। अच्छा। और वो प्लाजा बना है EOBI की जमीन और आगे हॉस्पिटल की जमीन,
और 1.5 अरब रुपया प्लाजे का मालिक लेकर फिर रहा है एक अहम वही जो हस्बैंड है उसी खातून के 1.5 अरब ले ले और किसी न किसी तरीके से यहाँ पे हॉस्पिटल भी ऊपर नीचे बन जाए और ये प्लाजा भी है। अगर कहीं पैसा बन रहा है, कहीं फायदा हो रहा है तो फिर खत्म इसकी ऑपोजिशन पार्टी या हुकूमती पार्टी, और पैसा अगर बन रहा है तो सारे बना रहे होते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।